अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम साहब ने कल कुछ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिया, या कुछ लोगों की राय है कि वो इंटरव्यू उनसे दिलवाया गया, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद उसकी जो बाज़गश्त है वो आज हमें पार्लियामेंट फ्लोर पर नजर आई और अपोजिशन की तरफ से इस पर बड़ा शदीद एहतजाज किया गया। यहाँ तक कि तहरीक इस्तेहकाक पेश करनी पड़ी, जिसमें यह कहा गया कि ये जो नैब ऑफिसर हैं ये अपोजिशन का मीडिया के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं और उनको जवाबदेह होना चाहिए कि आखिर किस क्राइटेरिया के तहत इन इल्जामात को जिस पे उन्होंने गुफ्तगू की है वो करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ग्रेड 21 और 22 के जो अफसरान हैं वो इस किस्म के इंटरव्यू इतने ज्यादा टीवी चैनल्स के ऊपर अगर दे रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि चेयरमैन नैब को उन्होंने एतमाद में ना लिया हो। फिर एक नई डिबेट चल पड़ी कि शायद उनकी डिग्री भी जाली है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट एक्शन भी ले चुकी है। अगर आप लोगों ने भी आज टेलीविजन देखा हो तो इसकी भी समाअत होनी है। तो खुद जो डीजी नैब लाहौर हैं वो इंटरव्यूज देना उनको खुद महंगा पड़ गया। यह अलग बात है, उन्होंने कल के इंटरव्यूज में जो मोटी मोटी बातें कही उसमें अहम तरीन चीज ये थी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो आशाना स्कीम है उस पर जो करप्शन उनके खिलाफ केस और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जो केस है वो फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुका है और इस महीने के आखिर में उस पर रेफरेंस भी फाइल कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो अगला पाइपलाइन में केस है वो उनका है आमदन से जायद असासों का केस और वो भी उनके खिलाफ बनने जा रहा है। फिर उसमें उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान हैं जिसमें अलीम खान साहब भी शामिल हैं और दीगर भी शामिल हैं, उनके केसेस भी अपनी जो मुकर्रर रफ्तार है उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो यकीनन आज जो उस इंटरव्यू के कुछ अहम नुकात हैं उसके ऊपर हमने बात करनी है। और फिर अपोजिशन ने इसके ऊपर जो एक पॉइंट के ऊपर एग्रीड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि आया इसको आगे किस तरह लेके चला जा सकता है। क्या डीजी नैब लाहौर जवाबदेह हो सकते हैं, पार्लियामेंट फ्लोर पे आकर जवाब दे सकते हैं या फिर नहीं। हमने थोड़ा सा प्रोग्राम में इस पर बात करनी है। आगे चलकर बात ये भी करेंगे कि आज कौमी असम्बली का जब सेशन हुआ सो असद कैसर साहब जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, पीटीआई से ज़रूर वो स्पीकर मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने आज बड़ा बरहमी का इज़हार किया कि कोई भी वफाकी वज़रा वहाँ पर मौजूद नहीं थे जो कि अपोजिशन के अरकान के सवालों के जवाब देते। क्या 2 माह के कलील वक्त में ही जो हुकूमत है वो उकता चुकी है, या अगर ये कहा जाए कि वो नून लीग के ही चले हुए पर दोबारा अमल कर रही है और ख़ुद भी आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट से गायब होना शुरू हो गई है। तो इस पर भी हमने थोड़ी सी बात करनी है। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि वजारत ख़जाना की तरफ से आज जो जवाबात जमा करवाए गए हैं पानामा लीक्स में और जो रिकवरियाँ की गई हैं उसकी मद में, उसमें यह कहा गया है कि पानामा लीक्स में तकरीबन 400 से ज़ायद लोगों के नाम थे। उनके खिलाफ ना सिर्फ इंक्वायरियाँ हो रही हैं बल्कि उसमें से कई अफराद को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं और तकरीबन 6 अरब से ज़ायद की जो रकम है उसे वसूल भी किया जा चुका है। और प्रोग्राम के आखिर में ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात का जो दौर है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है। असद उमर साहब ने कल ये कहा है कि हमें कम से कम 5 से 6 अरब डॉलर के लिए IMF से रुजू करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये मिकदार थोड़ी सी कम है, 8 से 10 अरब डॉलर नहीं है, तो हो सकता है कि शराइत में कुछ नरमी, कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन पाकिस्तान किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये मुज़ाकरात कर रहा है ये भी थोड़ा सा तवज्जो तलब है और इस पर हुकूमत को, अपोजिशन को और अवाम को एतमाद में लेने की जरूरत है। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ राउंगी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा दानियाल चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नजर गोंदल साहब, सर बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर तशरीफ रखते हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, और थोड़ी देर में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब भी। मैं आगाज करना चाहूंगी इफ्तिखार साहब सर आपसे। सर ये फरमाइएगा कि डीजी नैब लाहौर ने कल कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिए। सर वैसे ठीक है अगर ये कहा जाए कि मना नहीं है, वो इंटरव्यू दे सकते हैं, एक ही वक्त में एक ही टाइम पे मुख्तलिफ चैनल्स पर आना और चंद मखसूस चीज़ों के ऊपर बात करना, सर ये क्या क्वेश्चन मार्क है? और जो अपोजिशन ने एहतजाज किया जिस बात के ऊपर, आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड थी सर? बिल्कुल सही है उनका एहतजाज, और मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकारी अफसर को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए और मीडिया पे इस तरीके से जाना चाहिए। देखिए जो फाइलें उनके पास हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है, अगर वो इस तरह बाज़ारों में शेयर करेंगे तो वो अपने ओहदे के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि हलफ है एक। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से ये तवक्को करते हो कि वो अपने हलफ की पासदारी करे और वो बात किसी से न कहे, जो शायद खाकान अब्बासी पे आप इल्ज़ाम लगाते हो कि उसने कुछ बातें बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उसके इल्म में थी नवाज शरीफ से जाके बात की और पूरा हमने शोर मचा दिया, तो क्या ये अफसरान जवाबदेह नहीं है? इनके सामने जो फाइलें आती हैं, अगर ये फाइलें शेयर करने लग जाएं और उसके फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करने लग जाएं तो ये तो ज़्यादती है। और किस लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जब इनके पास अपना एक DGPR ऑफिस होता है, अगर ये कुछ चीज़ बताना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेस रिलीज़ का तरीक़ाकार दुनिया में मौजूद है।
ऐसा तो नहीं कि आप फेडरल सेक्रेटरी जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़ताब करना शुरू कर दें और थानेदार जो है वो ख़ताब करना शुरू कर दे, कमिश्नर ख़ताब करना शुरू कर दें। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। मेरा ख्याल एक्स्ट्रा कोर्ट जो इनकी किताब है वो इनको इसकी इजाज़त नहीं देती है, और जो कुछ भी ये हुआ ये अफसोसनाक हुआ। और जहाँ तक उनकी अपनी डिग्री का मसला है, मेरी मौजूदगी में मैंने एक रिट की हुई है अपने सुप्रीम कोर्ट में। एक मेरी अपना दरख्वास्त है कि हमारे जो फुटपाथ हैं वो वापस किए जाएं। उस दिन उसकी के लिए मैं पेश हुआ था, तो उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने उनके सामने ये बात हुई थी कि इनकी डिग्री जाली है, क्योंकि काम जो वाइस चांसलर वगैरह गिरफ्तार हुए थे उनके लवाकिन पेश हुए थे, तो उन्होंने ये सवाल उसका भी रेज़ किया था कि इनकी डिग्री जाली है। तो मैं असूली तौर पर इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं ये इस तरीके से आके अपने इंटरव्यूज़ दें। इनको हक नहीं पहुंचता। देखें, जिसके खिलाफ ये इंटरव्यू दे रहे हैं या तो फिर उसको भी कैमरा दे, उसको भी जेल में कैमरे की सहूलत होनी चाहिए कि वो इनको जवाब दे। फिर एक नया ड्रामा शुरू हो जाए, जवाब दर जवाब हो जाए। और मैं सपोर्ट करता हूं। अच्छा, इफ्तिखार साहब, सर ये वही शहजाद सलीम साहब हैं, अगर इनकी डिग्री जाली निकलती है, माजरत सर आपकी बात काट रही हूँ सर, ये वही शहजाद सलीम साहब हैं जिन्होंने इससे पहले लंदन फ्लैट्स का रेफरेंस भी तैयार किया था, फिर उन्होंने ट्रस्ट डीड को भी जाली करार दिया था। तो अहम तरीन इशूज में ये इंपॉर्टेंट शख्सियत रहे हैं नैब की। तो सर अगर इनकी डिग्री जाली निकलती है तो फिर तो नैब के इस पूरे केसेस को रिव्यू करने की जरूरत पड़ जाएगी। सर देखें, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल रेज किया है, इसीलिए मैं कहता हूँ सरकारी मुलाजमीन का काम नहीं है कि वो जाके प्रेस के आगे इस किस्म की गुफ्तगू करें। मसलन अब आपने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। आपने कहा कि अगर इसकी डिग्री जाली है तो फिर इसकी सारी तफ्तीश भी जाली है। यानी कितनी खौफनाक बात हो जाएगी कि उसकी डिग्री जाली होना एक और मसला था, लेकिन उसने सवाल उठा दिया कि तमाम तफ्तीश जाली है। अगर तफ्तीश जाली है तो मियां नवाज शरीफ को तो बाहर होना चाहिए, और जो अरसा मियां नवाज शरीफ ने जेल में बिल्कुल ठीक सर, इसी पॉइंट पे किस पे आती है? बिल्कुल ये ऐसे उसका जवाबदार ऐसे सवाल उठ खड़े होंगे। इफ्तिखार साहब से मैं वापस आती हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है सर। जी सर, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं बाकी पैनलिस्ट के साथ। सर जी इफ्तिखार साहब, सर मैं वापस आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। सर मुझे एक छोटा सा पॉइंट, इनसे थोड़ी सी वजाहत चाहिए। आमिर साहब, सर पॉलिटिकल व्यू से पहले सर, ये जो इंटरव्यू कल उन्होंने दिए शहजाद सलीम साहब ने, सर इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि पहले तो सरकारी मुलाजिम को इस तरह के इंटरव्यू देने नहीं चाहिए। जो केसेस इस वक्त चल रहे हैं, जो रेफरेंस अभी तक फाइल नहीं हुए, वो उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर टेक्निकली आप भी नैब में रहे, क्या ऐसा करना चाहिए उन्हें? देखिए सना, मैं तो खुद रहा हूँ और मैंने आज तक नहीं देखा कि जी कोई डीजी इस किस्म से गया हो। हाँ, एक आध लाइन का कोई आपने कहीं माइक के सामने आ गए हैं या सुप्रीम कोर्ट से निकल रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट या आपने कोई प्रेस टॉक करनी है, जी प्रेस टॉक कर सकते हैं। उसके बाद हर इदारे में बशमूल नैब के वहाँ पे एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होता है जिसका काम ये है, और नैब की एसओपीज हैं कि अगर मीडिया के पास आपने जाना है तो आपकी राउटिंग यही होगी कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, और वो भी आके अपनी एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक एलानिया दे देते हैं कि जी ये हम तफ्तीश कर रहे हैं, ये हमारे जो केसेस हैं उसकी नवीयत ये है। लेकिन अगर आप आके टॉक शो में बैठेंगे, देखिए टॉक शोज में मैं भी बैठा हूँ, दानियाल भी बैठे हैं, ये भी बैठे हुए हैं, तो क्रॉस टॉक हो जाती है। अब डीजी नैब जो कि तफ्तीश का हेड है उस नैब पंजाब का, उससे अगर कोई तफ्तीश के बारे में बात कर ली जाए तो इट्स अ वेरी सीक्रेट थिंग होती है तफ्तीश। इसमें बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिल रही होती है, तो उसमें उनको कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जिस मिसकॉन्सेप्शन से उन्होंने शायद ये गैर दानिस्ता तौर पे कर लिया है कि जनाब वो लगता तो नहीं था गैर दानिस्ता हुआ है, लगता ये था कि खुद ही हाँ 5 बैक टू बैक अगर 4-5 शो होते हैं, चैनल्स पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं गैर दानिस्ता हो गई। तो इसमें आप उनको ये पता इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या वो खुद से आए हैं या उन्हें जैसे आज असेंबली के फ्लोर पे कहा गया कि जनाब वो चेयरमैन नैब की इंस्ट्रक्शन से आए। बिल्कुल ये चीज इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल पीटीआई के बारे में शुरू से पिछले 2 माह से यही बात हो रही है कि जी इनका और नैब का गठजोड़ है। अगर ये ना भी रहे तो आपके ख्याल में सर जो गुफ्तगू उन्होंने की, वो अभी जो केसेस चल रहे हैं जो अभी फाइल नहीं हुए, उनके बारे में क्या गुफ्तगू करना आपके ख्याल में वैसे भी एथिकली ठीक था उनके लिए? मेरे ख्याल में असूली बात करें तो मैं ना इफ्तिखार साहब से इख्तलाफ करता हूँ, ना मैं अमर बात से करता हूँ, लेकिन आप एक रुख को डिस्कस कर रहे हैं।
क्या जो भी इंक्वायरीज हो रही हैं, जो भी मामला सब जुडिस हैं, जो भी एक इंक्वायरीज होती हैं, जो रेफरेंस बन रहे हैं, पहली बात तो ये है कि पीटीआई को ये इल्ज़ाम देना है कि उन्होंने ये किया है या करवाया है, ये गैर मुनासिब बात होगी। सर इसीलिए मैंने इससे हट के आपका ओपिनियन लिया। जितने रेफरेंसेस हैं इनमें से पीटीआई का दौरे हुकूमत का कोई नहीं, उनके अपने हैं। दूसरी बात, क्या ये मुनासिब है कि किसी इंडिपेंडेंट इदारे को आए रोज असेंबली में डिस्कस करना, आए रोज चैनल पे डिस्कस करना? लेकिन वो इदारा जो कर रहा है वो ठीक है। मेरी सुन लेना, इंक्वायरीज हो रही है ना, जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं, उन्होंने सफाई उस इदारे के, उस आईओ के सामने देनी है या चैनल पे देनी है? उसने उनका जवाब असेंबली में देना है या उनके सामने देना है? उनके पास जो उनके से सवालात किए जाते हैं वो आईओ के सामने देने हैं या पब्लिक मीटिंग में देने हैं? आप सिर्फ तस्वीर के एक रुख को न बहस करें। मसला ये है कि इंडिपेंडेंट इदारा है और वो इंक्वायरी कर रहा है। जिनके खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं उनको भी अगर इनका राइट बनता नहीं बनता कि ये आके मीडिया में बात करें, तो उनका भी ये असूली तौर पे नहीं बनता कि चैनल पे आके किसी इदारे के बारे में इस हद तक पूरे मतलब अदालतें लग जाती हैं, वो भी गैर मुनासिब होगा। अगर उनके लिए मसला सब जुडिस है तो जिसके खिलाफ है उसका भी मसला सब जुडिस है। अगर वो इंक्वायरी की सीक्रेसी को उनको मेंटेन करना चाहिए, तो जो इफ्तिखार भाई, मैं बिल्कुल बड़े एहतराम के साथ आपके असूली तौर पे मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जनरली कि ये सारी दोनों तरफ से अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो फिर ये बहस ही वैसे ज्यादा ख्याल नैब को रखना चाहिए था वैसे। मैं समझता हूँ अगर क्या ये बाकी लोग जिम्मेदार नहीं हैं? मकसद एक आदमी जाता है अंदर इंक्वायरी के लिए, उन वहाँ सवालात हैं, जवाबात हैं, अगर वो पब्लिक में आकर कह देता है तो क्या वो इंक्वायरी पे असरअंदाज नहीं होता? प्रेस रिलीज की सूरत में जारी कर दिया जाए कि अगर उस गलत बयानी से काम लिया है, प्रेस टॉक की सूरत में बता दिया जाए। मैं इसको बहस में मैं उलझना नहीं चाहता। मैंने पहले कहा कि आपके ख्याल में दोनों तरफ से गलती की गई? ये मतलब है, मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये भी ठीक नहीं है। एक इदारा, इंडिपेंडेंट इदारे को आप पोलिटिसाइज का सारा दिन इंडिपेंडेंट है, लेकिन बड़े प्लान तरीके से सर वो लॉन्च कर रहा है इंटरव्यू ना, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है जी। इससे पहले जो हुआ, लीडर ऑफ द हाउस जब असेंबली में आए, प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत आए, कितने अच्छी बात की स्पीकर असेंबली ने कि उनको मौका दिया कि अपनी प्रोसीडिंग में शामिल हो। क्या यहाँ आकर उन्होंने कौन सी बहस की? सिर्फ और सिर्फ नैब पे बोले। उनके जितने चैनल पे किसी पे चले जाए, जहाँ जहाँ अभी दानियाल भाई भी बैठे हुए हैं, ये सारे नैब को डिस्कस करें। तो मेरा ख्याल में अगर वो स्पोक्समैन के जरिए करते ज़्यादा बेहतर था, लेकिन सिर्फ उनको ताबड़तोड़ हमला करना कि उन्होंने गलत किया नहीं, सारों ने गलत किया। चले सर, ये 90 रोज का टाइम होता है ना, अब ये साबित हो जाएगा कि अगर नैब के पास प्रूफ्स हैं तो वो भी सामने आ जाएंगे, नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब विन कर लेंगे। दानियाल साहब, सर आपके ख्याल में आज तहरीक इस्तेहकाक में ऑपोजिशन ने, बाकी पार्टीज ने भी आपका साथ दिया, जो कुछ आज गुफ्तगू की गई, इसमें आपको क्या लगता है कि नैब इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रही है या उसमें कहीं ना कहीं से उसको हेल्प आउट भी किया जा रहा है? देखें, पहले जो अभी हम डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे कि जो किया वो कितना गलत है और जो हम करते हैं वो कितना गलत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1989 उसके अमेंडमेंट जो 1997 है, जो आपकी है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के टाइम की जाती है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये कानून शहादत के तहत ये प्रिविलेज्ड है और इसको ये सवाए कोर्ट के ये किसी और बंदे को, इदारे को लीक नहीं कर सकते जब तक केस फॉर्मली पेश ना किया जाए। और नैब और इसी तरह वो जो क्लाइंट है वो उसकी इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रिविलेज्ड है। जब आप एक इदारे में, और फिर जब हम प्रिविलेज्ड की बात करते हैं तो आपको व्हाट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो बंदा दे रहा है वो अंडर ओथ है, ही इज अंडर ओथ। एक अल्लाह ताला का नाम, कुरान पाक का नाम, हर चीज उसके अंदर, ही इज अंडर ओथ। एक पॉलिटिकल बंदा हैज नो प्रिविलेज, इज नॉट अंडर ओथ, एंड वी कैन डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग ओनली फॉर द फैक्ट कि केस का प्रोसेस अफेक्ट ना हो। तो नैब का एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर जब इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है और जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है, ना खाली इसको डिस्क्लोज करता है बल्कि ये भी बताता है कि क्या किया गया, कब रेफरेंस फाइल कर रहे हैं और किस तरह जिनसे इन्फॉर्मेशन ली थी उनके बॉडी पोस्चर्स क्या थे, उनके जेस्चर्स क्या थे, कौन रो रहा था, किसने टाई उल्टी लगाई हुई थी, किसने सीधी लगाई हुई थी। और इसी वजह से नैब के चेयरमैन ने इसका नोटिस लिया। जो
सरासर जो उन्होंने किया वो गलत है और वो आपके कानून से, आपके आयन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का इस्तेहकाक मजरू हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इस्तेहकाक मजरू नहीं भी हुआ तो मेरी आर्ग्यूमेंट ये है, और हमारे साथ भाई बैठे हैं, कि आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो प्रिविलेज्ड है, आप उसको नहीं बता सकते और ना आप इस तरह मीडिया में आके कर सकते हो। जो उसके उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके पास मटेरियल आया है या आप जो कंक्लूडिंग एविडेंस है वो आप अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू आके आप अपने मीडिया को दे सकते हो, अगर वो भी आपको, यू हैव द अथॉरिटी फ्रॉम द सीनियर वो। तो जब नैब का इदारा ऐसी चीजें करता है और बार बार ऐसी बातें करता है, कभी तस्वीरें लीक हो जाती हैं JIT से, कभी फवाद चौधरी साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो उनके स्पोक्स पर्सन बन के ऐसी बातें करते हैं। लेकिन तमाम चीजों से, अब इन तमाम चीजों को बार बार हम देखें तो क्वेश्चन मार्क एक बॉडी में पड़ता है, वो है नैब के ऊपर, बार बार उनकी प्रोग्रेस के ऊपर, उनके सवालात के ऊपर। और आप देखें, जब वो एक और बात करें कि यहाँ ऐसे ऐसे केसेस हैं, और अपनी ही स्टेटमेंट में नैब के जो DG हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमने उनको पकड़ा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सेस लेना इजी हो जाता है, कि अभी वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल तो वो असरअंदाज होते हैं। तो अभी तक तो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि आज भी नैब के पास ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर ऑर्डर दिया हुआ है, जो जिनके ऊपर उनके पास they know who has taken the money, they know the entire case, पूरा सेटल्ड केसेस हैं, और उनको नहीं पकड़े। और उस केस में जिसमें अभी तक उन्होंने अपना चार्जशीट ही नहीं पेश की, केस भी नहीं जमा कराया, तो आप उस चीज में, और आप खुद उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने में आसानी हो जाती है कि देयर आर एट अ वेरी अर्ली स्टेज, तो आप उसमें पकड़ के एंड देन यू डू दिस, यू मेक अ मॉकरी आउट ऑफ योरसेल्फ एंड एवरीवन हु इज वाचिंग। तो आई थिंक दिस इज नॉट ओनली एथिकली रॉन्ग बट कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग एज वेल। उन्होंने कहा है कि इस महीने वो रेफरेंस फाइल भी होगा। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई। एक इंपॉर्टेंट चीज आमिर साहब, सर ये जो डिग्री के ऊपर इफ्तिखार साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की कि उनकी जाली डिग्री के ऊपर भी एक डिबेट हो रही है कि आया वो डिग्री सही है नहीं सही है, उसमें पर्सनल एक्सपीरियंस अपना इफ्तिखार साहब ने शेयर किया। सर क्या आपको लगता है कि अगर किसी की डिग्री जाली साबित हो जाए तो उसके अंदर जो फैसले, जो काम हुए हैं, क्या वो सारे भी रिवर्स हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, नैब में ये जिस केस की बात आपने की थी एवनफील्ड की, एवनफील्ड में असल में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भेजा, फिर उसमें जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो की थी JIT ने। JIT के बाद नैब का अपना एक तफ्तीशी अफसर होता है। नैब में सैकड़ों केसेस चल रहे होते हैं, DG उनकी तफ्तीश नहीं करते, जो तफ्तीशी अफसर या टीम होती है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके फिर भेज देते हैं, फिर हेड क्वार्टर्स जाता है, वहाँ से अप्रूवल होता है। तो अगर इनकी डिग्री का कोई इशू आता है तो मैं नहीं समझता कि वो इन केसेस को किसी भी तरह से अफेक्ट करेगा। सर लेकिन जो रेफरेंस तैयार किया गया था, कहा गया कि इन्होंने खुद लंदन रेफरेंस तैयार किया, इन्हीं के फैसले से ट्रस्टीज को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, इन्हीं के ये रेफरेंस तैयार नहीं करते, एक EBM होती है, बोर्ड पास करता है और फिर उसको साइन चेयरमैन नैब करते हैं। लेकिन एज अ DG नैब लाहौर आपके ख्याल में इनके अंदर जो फैसले हुए होंगे उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा सर, किस क्राइटेरिया के तहत, अगर डिग्री इनकी सही नहीं है? देखिए, फैसले जो होते हैं बहुत सी जगह पे जो हो जाते हैं उनको एक सेविंग दी जाती है, क्योंकि इनकी जॉब पे तो असरअंदाज हो सकती है, लेकिन जो फैसलों की हद तक है शायद वो एक ऑफेंस है जेली डिग्री रखना, लेकिन इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इससे अगर जॉब की हद तक इनको फारिग कर दिया जाएगा, केसेस पे किसी किस्म का हर्ज नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बोलो साहब, ये जो अब अपोजिशन से अब PTI के पास जा रही है कि आए थोड़ा बैठते हैं, नैब कवानीन पे दोबारा बातचीत करते हैं। सर आप माजी में किसी और जमात के साथ भी रहे, ये पिछले दौर में नून लीग के दौर में किसी ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी के दौर में किसी ने नहीं किया, उस वक्त क्यों नहीं सोची सर ये बातें? मैं आपको बड़े सच बात यह है कि अफसोस भी लगता है, ये जो अभी मैं पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ बातें सुन रहा हूँ, ये कोई सुनना आसान नहीं है कि तमाम तर बुराइयों का जिम्मेदार इफ्तिखार भाई कह रहे हैं, और किसी हद तक मेरी सुन लेना, मेरी मैं वही बात कर रहा हूँ। अब मसला ये है कि जब पार्लियामेंटेरियन की बात होगी तो अब सारे पार्लियामेंटेरियन की बात, मसला ये डिक्टेटर का एक बनाया हुआ ऑर्डिनेंस था या कानून था या बिल था, जो भी था, सारे इस पर तनकीद करते रहे। लेकिन एक जो अलमिया हुआ है ना, वो ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क में मैक्सिमम टाइम हुकूमत की है और इनको 1% भी ये शक शबा तक नहीं था कि कभी हमारे खिलाफ भी कुछ हो सकता है। और चीखती रही सारी अपोजिशन पिछले 10 साल से कि पीपल्स पार्टी ने बहुत कहा, पीपल्स पार्टी ने, सारी अपोजिशन ने कहा कि मियाँ साहिबान आए, इस पे कोई अमेंडमेंट्स करें,
इसको बेहतर अंदाज में ले चलें, ये कहानी ठीक नहीं है, करते रहे, किसी ने नहीं सुनी। इनको अगर ये पता होता, आज जो ये भागे जा रहे हैं, ये पहले अगर बैठ जाते, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था कि जो मुतनाज़ इश्यूज हैं वो बैठ के हल करेंगे, नहीं किए। दूसरी एक बात जो मैंने अभी सुनी है, दानियाल भाई ने कही है या मेरे दूसरे भाई ने कही है, कि इन्वेस्टिगेशन का एक अपना यकीनन सीक्रेसी होती है, तकद्दस होता है वगैरह वगैरह। क्या ये अच्छा होता कि इतने जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट में पेशियों के बाद, JIT में जाने के बाद, ये मौजूदा अपोजिशन लीडर उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, जो इन्वेस्टिगेशन होती उस पर थोड़ा सा सब्र से काम लेते, तहम्मुल से काम लेते। वो तो जाते रहे ना, जाते रहे, मैं थोड़ा आगे तो मुझे जाने देना, जाते रहे, बाहर निकल के मीडिया पे आके रोक सको तो रोक लो, देख सको तो देख लो। ये सारी चीजें न होती, अगर आज ये न होती तो आज बिल्कुल आप कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, नैब गलत कर रही है, गवर्नमेंट गलत कर रही है। ये सारा किया धरा तो इन लोगों का है जो इस वक्त सबसे ज्यादा वबैला कर। आपके ख्याल में कोई रिस्पॉन्स अमेंडमेंट नहीं की तो भी ये जिम्मेदार है, अमेंडमेंट अगर नहीं की नैब ऑर्डिनेंस है तो ये जिम्मेदार है। ये अपना इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो आज बातें हो रही हैं उसके भी ये जिम्मेदार इन्होंने खुद इनिशिएट किया। पार्लियामेंट के इससे कहा कि आज बात हुई है, जब इतना सीरियस पनामा का इशू आया, पूरी अपोजिशन ने कहा कि मियाँ साहब आप रिज़ाइन दे के अलहदा हो जाएं, जब आपकी इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी तो अगर आप इसमें क्लियर हो गए तो वापस आ जाए। खान साहब के खिलाफ भी चल रही है ना हेलीकॉप्टर केस में, वो भी अलग हो जाए, इस तरह अलीम खान साहब भी अलग हो जाए, बहुत सारे लोग वही कह रहा हूँ, अगर ये उस वक्त कर लेते तो आज आप मुझे भी कहते, ये दो सबको कहते कि क्यों कर रहे हो, जब आप नहीं बात नहीं, वो तो खैर इंक्वायरी की स्टेज पे रेफरेंस तो है ही नहीं अभी तक। लेकिन बहरहाल ये जो मैं किसी भी अराजी के हवाले से टैक्स ड्यू है वो अभी तक उन्होंने पे नहीं किया है, वैसे खान साहब ने जो भी असूली बात करेगा मैं उससे इत्तेफाक करूंगा। लेकिन मसला ये कि जिम्मेदारी उसी पे होगी ना जो मैक्सिमम टाइम ये गुजार चुके हैं। अब भाई मतलब बाकी वो डिग्री की बात हुई है, टेक्निकली और लीगली तो इन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन मसला ये है कि ये देखो कि बात क्या हो रही है, ये मत देखो कि बात कौन कर रहा है। अगर डिग्री वाला अगर अच्छी बात करता है, जेली डिग्री वाला बात वाली बात कर रहे हैं, डिग्री होती है, लेकिन ये कि वो बात क्या कर रहा है, मसला ये को बात क्या है, यानी अगर जाली डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, मैं डिग्री की वो तो एक तो ऐसे लाइटर साइड बात होगी ना। मकसद ये है कि अगर कोई DG या कोई IO कोई भी बात करता है ना, अगर वो बात ठीक करता है तो कर ले सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा दानियाल साहब से कमेंट ले लूं। दानियाल साहब ये बात किसी हद तक मैंने वैसे उनसे काउंटर आर्गुमेंट भी इस बात पे किया कि खान साहब को भी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जो बाकी पार्टीज थी उन्होंने पिछले टेन्योर में बहुत मरतबा नून लीग से कहा कि हमें इसके ऊपर दोबारा से गौर करना चाहिए जो नैब कवानीन है और जिस तरीके से ये चलती है। नून लीग ने उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। अब लेकिन सारी अपोजिशन अब PTI के पास जाना चाहती है और एक्सपेक्ट भी करती है कि PTI रिफॉर्म्स लेके आए, तो क्या फिर ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जो भुगता वो नून लीग जानबूझ के उनके साथ कर रही थी? देखें जी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब ये तमाम गुफ्तगू होती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में या जो, हाँ, तो मैं भी मौजूद था, इस तमाम कन्वर्सेशन के प्रीवी था। उस टाइम की नैब में और आज में ये फ़र्क है कि हमने वहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होने दी। एज अ गवर्नमेंट वी मेड श्योर कि ऐसी चीज़ें ना आएँ। आपने मुझे एक इंस्टेंस बता दें जहाँ नैब के किसी DG ने आके इस तरह की बात की हो, जहाँ हमने पॉलिटिकली वैंडलाइज किसी को किया हो या विक्टिमाइज किया हो। इन तमाम चीज़ों को हमने मेक श्योर किया गवर्नमेंट ने कि ना की जाए। जहाँ तक इसमें अमेंडमेंट्स की बात है और इस काले कानून को हटाने की बात है, आई थिंक ये हमारे से कोताही हुई, हमें करना चाहिए था। लेकिन हम इसको प्रोटेक्ट किस तरह करते रहे? हम इनको प्रोटेक्ट करते रहे कि हमने मेक श्योर किया ये तमाम चीज़ें नहीं हो। और जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, तो हम मेरे भाई हमारे इज लाइक एन ओल्डर, वो जब बात कर रहे थे कि और केसेस की, अलीम खान साहब का आप केस देख लें, आपका FIA का प्ली बार्गेन हुआ है। आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड के टैक्स एविजन में आते हैं। अच्छा, आपका हेलीकॉप्टर का केस है, हेलीकॉप्टर का देखिए, हमने जब नैब को हमने जब कहा कि नैब हेलीकॉप्टर के केस को इदारा है, तो हम लोगों ने
हम लोगों ने उस इदारे के ऊपर ना प्रेशराइज किया, ना उसके स्पोक्स पर्सन बने, ना हम उसका हिस्सादार बने। अगर आज हम इनके ऊपर उंगली उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये उनके स्पोक्स पर्सन हैं। कभी फवाद चौधरी, कभी कोई और आके उनके बयानियां बयान करता है, कभी बताता है कि किसको अरेस्ट करना है, कभी नैब आके बताती है कि उसने केस कब फाइल करना है, कभी नैब को कोई बंदा आके इंटरव्यूज दे रहा है। तो इन तमाम चीजों के अगेंस्ट हम ये बात करते हैं और हम चाहते हैं कि इन चीजों को कानून के तहत जो रास्ते हैं उनको देखा भी जाए, उनको रेक्टिफाई भी किया जाए। अच्छा, मैं सर, आप इफ्तिखार साहब सर, कोई पॉइंट आप हेलीकॉप्टर केस का कहना चाह रहे थे सर? मैं हेलीकॉप्टर केस का क्या पॉइंट कहूँ, ये जो दोस्त कह रहे हैं ना कि इन्होंने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, इनसे पूछें कि इनके दौर में कोई नैब का केस चला भी? कुछ चला? बताया ना कितने चले? मैं बेशुमार, बिल्कुल देख लो, आप देख ले जितने भी केसेस जो रिकवरीज हुई, जो सिंध में केसेस चलते रहे, मुझे खाली ये बता दें कि अगर लेकिन जहां, और बल्कि ये ही आंसर बेटर, और मुझे खाली ये बता दें कि अगर इतनी ये हुकूमत फाल और डीजीपी लगाया केपीके में, जो नैब कमीशन बनाया, जो कमीशन बनाया, उसका हेड तक नहीं लगा सके। एक चीज थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं कि जैसे जी मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि ये जो दोस्त कह रहा है कि इन्होंने विक्टिमाइजेशन के लिए नैब को इस्तेमाल किया ही नहीं, तो मैं जान की ईमान पाऊं तो इनसे पूछ सकता हूं कि फिर इनके दौर में 5 साल तक नैब क्या करते रही? अच्छा, आमिर साहब सर आंसर करना चाह रहे हैं। देखिए, अभी जैसे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जी हमने नैब को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होने दिया, हमने नैब को कहा कि पॉलिटिकल, यही कसूर है कि नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है ना, उसको आप ये कह सकते हैं कि ये ना करो या ये करो। एंड नंबर 2, कमर जमान चौधरी जब मौजूद था तो उन्होंने सिंध में, आपने देखा होगा शर्जील मेमन को एयरपोर्ट से एप्रन से सिर्फ सिंध में ही नजर आता कैसे अरेस्ट किया गया था, डॉक्टर आसिम को कैसे नैब ने अरेस्ट किया था। तो नैब के अंदर जो ये फ्लॉज है ना, सबका वो स्टेटमेंट भी याद है वैसे कि नैब गैर जरूरी तौर पर शरीफ लोगों की पगड़ियां ना उछाले। एक दिन जरा उनके किसी दोस्त को बुला लिया गया था तो ये स्टेटमेंट आ गए। उसके बाद वो जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट हमें याद है कि चेयरमैन नैब की क्या मजाल कि वो मेरे खिलाफ केसेस करे। तो ये चीजें हैं, नैब को अगर इंडिपेंडेंट बनाना है तो नैब में जो ये तरमीम होंगी, अब तो ये इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अब तरमीम, कल मैं लॉ मिनिस्टर साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि अगर तो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको मजीद अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ देनी है, तब तो हो सकेगी, क्योंकि ये सारी नंबर्स की बात है। और अगर नैब की नाखून काटने हैं और अगर ये करना है कि जी ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस स्लो हो, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि किसी किस्म की पार्लियामेंट में कोई इस पे अमेंडमेंट्स या लेजिस्लेशन हो पाएगी। अच्छा, कारज़ा, ब्रेक से पहले लास्ट कमेंट सर, मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद सर ये बताएं कि जो बाकी जी आप फरमाएं सर। मसूली बात करते हैं। जी इफ्तिखार साहब, पैसा वापस आना चाहिए। जी सर। भाई पैसा वापस, गोंदल साहब अगर आ गया ना तो मैं आपको पूरा 1 महीना अच्छे होटल में रोज डिनर कराऊंगा। सर 1 दिन ही काफी है, मुझे, मेरी ऑनर होगी कि इफ्तिखार भाई ने कहा। अच्छा इफ्तिखार साहब से लास्ट कमेंट सर कि ये जो अलीम खान साहब और बाकी पीटीआई के केसेस हैं, इन पे क्यों नहीं काम हो पाता सर? आई एग्री विद यू। देखो, इस पर डिबेट ही कोई नहीं है। देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो वैसे ही पैसे वालों के खिलाफ हूँ। जब मैं किसी के पास दौलत देख लेता हूँ ना, ये कहाँ से, और मैं चलो शहर का रहने वाला हूँ, और मैं जब देख लेता हूँ कि ये कहाँ से एकदम पैसे आ गए, तो मुझे तो वैसे ही लगता है कि उलझन होती है। तो मैं तो कहता हूँ ये मनी ट्रेल तो सारों को देनी चाहिए, हर एक को देनी चाहिए। इट इज़ नॉट अलीम खान और क्या नाम और ले लें, या नवाज शरीफ ले लें, या शहबाज शरीफ ले लें, या हमजा का ले लें, या मुन्नस का ले लें, मनी की ट्रेल देनी चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा एक NTA नंबर है, मेरे पास अगर प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई वेल्थ है, तो उसके अंदर वो मेंशन है, तो ये भी दे दें, बता दें। और अगर मैं नहीं बता सकता तो फिर वहाँ पे जो शक पैदा होता है, जो शुबा पैदा होता है, वहाँ पे फिर नैब इंटरफेरेंस करती है और इंटरवीन करती है। लेकिन नैब को जो अख्तियार दिया गया है वो जालमाना है। आपको एक टाइम फ्रेम में फैसला करना है। ये नहीं है कि आप एक लामहदूद तौर पर लोगों को जलील करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन से अबव है, माफ़ कीजिएगा। ये 90 दिन वाला जो रिमांड है, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि जिस वक्त ये सब लोग पार्लियामेंट में बैठे थे, इनको नजर नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं।
90 दिन का रिमांड तो आप एक आदमी को अभी बात हो रही थी उसकी अपना आहत की, आज चीमे से क्या बरामद करा लिया, कभी उसकी दौलत को करोड़ों में ले जाते हैं, कभी उसी प्रॉपर्टी को अरबों में ले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नो वन शुड विक्टिमाइज एनीबॉडी। अच्छा, और ये आईओज वगैरह जो हैं ये भी हमारी तरह के इंसान हैं, इनको चाहिए कि दे मस्ट रिस्पेक्ट द पीपल, ता वक्त है कि वो सबूत ना आ जाए। अब क्या मसला है, इन्होंने एक सर इसमें अब लेजिस्लेशन हो रही है ना सर, अब देखते हैं कि ऑपोजिशन और हुकूमत क्या डिसाइड करती है। जी सर, मैं इफ्तिखार साहब की बात को ऐड कर दूं थोड़ा। सर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें इफ्तिखार साहब। सर मुझे एक मुख्तसर वक्फा, सर इसी पॉइंट से शुरू करेंगे, एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर आज माफ़ कीजिएगा वक्फा सवालात के मौके पर वफाकी वज़रा की अदम हाजिरी पर भी क्या ये सवाल उठाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गैर संजीदा होती जा रही है। और दूसरा, पानामा के हवाले से ये जवाब जमा करवाया गया है पार्लियामेंट में कि 400 से ज़ायद लोगों को इस हवाले से इंक्वायर किया जा रहा है, किस क्राइटेरिया के तहत और कितना स्ट्रांगली ये किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करना जा रहे हैं कि कौमी असेंबली में वक्फा सवालात और उसमें वज़रा की अदम मौजूदगी। ये ज़रूर है कि कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा अक्सरियत हमें अभी भी नज़र आती है, चाहे सेनेट हो या पार्लियामेंट हो, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा है कि हुकूमत वाकई इतनी चीज़ों में उलझ चुकी है कि पार्लियामेंट फ्लोर पर नहीं आ पा रही। नज़र साहब, सर वैसे मैंने कहा है ये कि नून लीग से तो कम अज़ कम ज़्यादा ही स्ट्रेंथ नज़र आती है, लेकिन जितना पहले स्ट्रांगली कहा गया था कि खान साहब हर 15 दिन में एक दफ़ा आएंगे, सवालों के जवाब देंगे, वो सर उस तरह मैनेज नहीं हो पा रहा पीटीआई से। यकीनन बड़े क्राइसिस हैं हुकूमत के सामने, ख़ास तौर पर इकानमी का क्राइसिस है। तो हम ये कहें कि गवर्नमेंट कंफर्टेबली चल रही है तो इस पर वज़ीर बन के बैठ जाएँ, मेरे ख्याल में यह मसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह 100 दिन के बाद सूरत हाल जब इकानमी थोड़ी संभल जाएगी तो फिर वज़रा आपको नजर आएंगे, आप फिक्र ना करें। 100 दिन के बाद संभल जाएगी या संभलने की पोजीशन में आना शुरू हो जाएगी? पोजीशन में हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये आएंगे उधर, क्यों चलें। लेकिन सर अभी तक कोई फिगर नहीं नजर आता चीन से आने के बाद। आप लोग तो कह सकते हैं, आप लोग तो कह सकते हैं, मुसीबत ये है कि जो अपोजिशन है वो कोई भी पॉइंट आउट नहीं करेगी, इसलिए कि उनको अपना नक्शा सामने आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमें जो है बिल्कुल ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, सर एक तो ये कि ब्रेक से पहले सर आप कुछ फरमा भी रहे थे, दूसरा सर खान साहब ने जो अपनी इब्तिदाई तकरीर की थी उसमें बड़ी अच्छी बातें की थी कि हमारे वज़रा भी मौजूद होंगे, हर 15 दिन के बाद मैं खुद भी आऊँगा और कौमी असेंबली में सवालों के जवाब भी दूंगा। सर अगर उन्होंने 50% भी इस पर अमल कर लिया तो कितनी अच्छी मिसाल कायम होगी सर ये बाकी पार्टीज़ के लिए। पहली बात मैं वो कहना चाह रहा था कि नैब एक और लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है, वो कह रही है मिस यूज़ ऑफ पावर भी करप्शन है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, इसका ख्याल रखिएगा। इसमें पैसे की लेन देन का मामला नहीं है, इसे मिस यूज़ ऑफ पावर। मतलब आई एम ए चीफ मिनिस्टर और बतौर चीफ मिनिस्टर मैं कुछ ऐसे अहकामात जारी करता हूँ जो तहरीरी हैं या नहीं तहरीरी हैं, ये भी डिबेट एक होने वाली है। और उनका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो पैसों में कन्वर्ट होते हैं, उसे माली फ़ायदे होते हैं, एक नई डिबेट जन्म लेगी। आइए असेंबली की तरफ। गोंदल साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे उस्ताद हैं, ये उस जमात से तलक रखते हैं जिससे मेरा भी बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बुज़ुर्ग ना कहें सर, इस पे एतराज़ है गोंदल साहब को सर। मैं जवान रहना चाहता हूँ सर। गोंदल साहब आप जवान रहिएगा। देखिए गोंदल साहब, बात यह है कि ये सारे मिनिस्टर को भीख तो हम नहीं मांगते फिरते ना गलियों महलों में कि हमें पैसे दे दो, हमारे पास पैसे कम हो गए हैं। ये मिजाज है, ये मिजाज है। ये हमारे सरिये जो है ना गर्दनों में, खुदा की इस वक्त कसम उस वक्त आते जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा होता है ना, हम तस्वीर पकड़ के बैठे होते हैं। जिस वक्त रिजल्ट में ये पता लग जाता है हम 6 वोटों से जीत गए हैं, तस्वीर रख के भाई ये और शिकस्त में फर्क तो होता है। दिस इज आवर एटीट्यूड। खुदा के वास्ते पार्लियामेंट को अगर पार्लियामेंट नहीं रहने दोगे, और याद रखिएगा गोंदल, आप यू हैव बीन फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी जो तब्दीली का नारा उस जमाने में मारती थी जब लोग सोच ही नहीं सकते थे। आज तब्दीली का नारा अगर लगा तो दिस इज द लास्ट टाइम फॉर यू पीपल। इंशाल्लाह करें। और देखें वजीरों विल के साथ नहीं, वजीरों को माफी नहीं मिल सकती। या तो इमरान खान एक लिस्ट बना दे के भी ये लाजमी बैठेंगे। चले इमरान को मैं माफ करता हूँ क्योंकि सर ये ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग अच्छी प्रपोजल है, मैं जरूर मतलब जो आपका चीफ विप कौन है? चीफ विप कौन है आपका?
चीफ विप हमारे डोगर हैं मुल्तान से। और डोगर साहब को कहो कि कम से कम एक लिस्ट बना लो ना कि भाई 10 मिनिस्टर एट ए टाइम मौजूद रहेंगे। कोई असूल सर अगर शुरुआत अच्छी की है पीटीआई ने तो यकीनन इनको आगे भी लेके चलना चाहिए। अच्छा राजा आमिर साहब से मैं लास्ट फ्यू क्वेश्चंस आपसे करना चाहूंगी कि पनामा के हवाले से पार्लियामेंट में ये जवाब जमा करवाया सद उमर साहब ने कि तकरीबन 6.2 अरब रुपए अब तक हम पनामा में जो कंपनियां थी उनसे वसूल कर चुके हैं। 400 से ज़्यादा लोगों के नाम थे, उसमें से कुछ को हम नोटिस कर नहीं सकते, कुछ गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है। 200 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको नोटिस किए गए हैं। सर चलिए, नवाज शरीफ साहब का केस हाई प्रोफाइल केस था, स्पीडली उस पर काम हुआ, नतीजा भी आ गया। ये जो केसेस और ये जो लोग हैं, आपके ख्याल में कितना कोई टाइम फ्रेम होगा नैब के पास या इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इसमें हमने पूरा करना है इसे? अब इसमें इनकी बिल्कुल नैब को चाहिए कि इनको देखे, एक कैटेगरी बनाए कि पब्लिक ऑफिस होल्डर कितने हैं। इसमें हो सकता है जेन्युइन आपके बिजनेसमैन भी हैं, क्योंकि ये जो ऑफशोर कंपनीज थी इसके 2 पर्पस होते थे। एक तो आपने ये कि जी इसकी मलकियत ना नजर आए, कौन इसका ओनर है, ओनरशिप को छुपाने के लिए बनाए जाते थे। और एक जगह ये होता था कि जनाब आपने टैक्स एविजन करनी है। जब फॉरेन कंट्रीज में आप किसी भी कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो फिर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर से लोग ये भी डिबेट करने लगे कि ये गलत नहीं होती ऑफशोर कंपनियां बनाना, और दुरुस्त है, मैंने खुद इस पे काफी काम किया हुआ है। लेकिन अब ये काम है कि नैब के पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी इंक्वायरीज रोज कर सके, खोलती भी है। 700-400 केस ये हैं। तो वही बात है कि नैब के अदारे की रीस्ट्रक्चरिंग अगर होती है, इसको उस अंदाज में फाल अगर बनाया जाता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेटर्स लाए जाते हैं, इसको डीपोलिटिसाइज किया जाता है, इसमें जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं उनको बाहर निकाला जाता है, फिर जाके ये बात होगी। अदरवाइज ना वो जैसे इन्होंने कहा कि ना पैसा आता हुआ नजर आएगा, ना वो ये केसेस किसी मंतकी अंजाम तक। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन दी कि ये आपकी आनी जानी है तो हम देखते हैं। और आपका कोई एक केस भी बताइए जिसमें मंतकी अंजाम तक ले गए। और साथ उन्होंने कहा कि आपके क्यों ना रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ भी उन्होंने बात की। तो अब ये मंडे को लगा हुआ भी है मैटर, लेट्स सी कि अब ये क्या होता है। गोंदा साहब सर आप कुछ पॉइंट ऐड करना कहना ये चाह रहा था कि हाई प्रोफाइल केस जरूर था, लेकिन ये मियाँ साहबान उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि हमारी ये पनामा की इंक्वायरी की जाए। इसलिए बाकी लोग जो हैं वो तो रूटीन में आ रहे हैं ना, इनका ये अपनी चॉइस थी जिसकी वजह से ये जल्दी फारग हुए। ये कोई रूटीन का काम नहीं था, ये इनकी अपनी चॉइस। में ये क्लैरिफाई करना चाहता कि ये खुद इन्होंने लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि सिटिंग जज पनामा केस की इंक्वायरी करे। उस हवाले से फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुछ नैब की गवर्नमेंट अच्छी बात है, वो भी अल्लाह करे हो जाए। अच्छा इफ्तिखार साहब सर लास्ट कमेंट सर आपका, फिर मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है। सर क्या आपको लगता है कि ये जो बाकी सारे लोगों के नाम है 400 से ज्यादा, इनका भी कभी कुछ इन्वेस्टिगेट हो सकेगा या शुरुआत मियाँ साहब से होकर खत्म भी मियाँ साहब पर ही होगी? सर ये शुरुआत भी मियाँ साहब से हुई है, ख़त्म भी मुझे वहीं पे होती नज़र आती है। और यही अफसोसनाक पहलू है पाकिस्तान का कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते। क्या वो 400 लोग जो हैं वो अल्लाह तबारक ताला के कोई खुसूसी इंसान हैं कि उनको कोई रियासत कुछ नहीं पूछती, रियासत कुछ नहीं कहना चाहती? ये जो लूट मार सारा दिन होती है, क्या वो अफसरान जो इस सारी बदमाशी के पीछे उनके मशीर थे, क्या उनको नहीं पकड़ा जा सकता? क्या FBI आंखें बंद करके बैठी थी? स्टेट बैंक के जो मुलाजमीन थे वो जो इस सारी मिली भगत में शामिल थे, उनको नहीं पूछना चाहिए? ये छोड़ें। चलें ठीक है सर, लेकिन ये कि कम से कम अगर नैब के हवाले से कुछ रीस्ट्रक्चरिंग और इसकी कोशिश करती है गवर्नमेंट सर, तो बहुत सी चीजें हल हो सकती हैं। सिर्फ मियाँ साहब का एहतसाब करने से एहतसाब की तशफ़ी नहीं होगी, उसको मुल्क की सतह पे नाफिज होना चाहिए। सर वक्त खत्म हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला ये रीस्ट्रक्चरिंग भी होगी, इस्लाहात भी होगी, इसलिए कि अब मियाँ साहबान करना चाहेंगे, इससे पहले ये करना नहीं चाहते। चलें सर, इंटेंशन सबकी नेक होनी चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।